हेलो दोस्तों, आज हम स्पेशली बात करेंगे तुर्किश हुडजेट के बारे में। और ये हुडजेट बेसिकली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मगर दोस्तों इस हुडजेट को आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी लाइट डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट या किसी भी लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के साथ। दोस्तों इसमें उन सभी फीचर्स मौजूद है जो एक लाइट डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट अटैक एयरक्राफ्ट के पास मौजूद होता है। उन सभी फीचर्स इस हुडजेट में मौजूद है। दोस्तों तुर्की का यह पहला इंडिजिनियस कोई ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो तुर्की खुद इंडिजिनियसली बना रहा है। इस तरह से एयरक्राफ्ट बनाने का तुर्की का एक ही मतलब है, किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन और किसी भी जंग में हाई प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब और हाई प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन जो स्मार्ट गाइडेड बॉम्ब होता है उसको लॉन्च करने के लिए और एयर टू ग्राउंड मिशन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सभी जंग हुआ है उन सभी जंग के ऊपर आप नजर दे सकते हो। कोरिया वार, वियतनाम वार, ईरान इराक वार, सीरियन वार और अफगान वार में भी आप देख सकते हो जो जंग हुआ था उस सभी जंग में मेनली फाइटर जेट जिसके लिए बनाया गया था एयर टू एयर रोल के लिए और एयर सुपीरियरिटी के लिए, उस मकसद से ज्यादा दूसरे और काम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एयर टू एयर रोल के बदले में एयर टू ग्राउंड रोल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप पिछले कई सारे जंग में आप देख सकते हो अमेरिका किस तरह से एयर टू ग्राउंड रोल के लिए कितने बड़े बड़े फाइटर जेट को इस्तेमाल किया था। और दोस्तों हाल ही में यूक्रेन जंग में रशिया का Su-34 फाइटर जेट किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन इन सभी बड़े बड़े फाइटर जेट को किस तरह से इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर रहा है। ये दोस्तों रशिया के लिए भी बहुत बड़ा एक धचका आप कह सकते हो। इसी के लिए रशिया, अमेरिका और तमाम सारे नेटो कंट्री ने अब ये फैसला किया इन सभी देश के एयरफोर्स के लिए एक ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाएगा जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी होगा। तुर्की ने भी इस फैसले के ऊपर इस हुडजेट को बनाया है। और दोस्तों यह हुडजेट तुर्की ने 80 to 90% खुद ने इंडिजिनियस डेवलप किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिपेंडेंसी और रिलायबिलिटी की बात अगर की जाए तो यहाँ पे तुर्की के ऊपर ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंजन और एजेक्शन सीट को छोड़कर हर एक चीज तुर्की ने खुद डेवलप किया है। वेपन से लेकर एवियोनिक्स तक आने वाले 2028 तक तुर्की एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। तो 2028 के बाद यह हुडजेट कई सारा फाइटर जेट का एक्सपोर्ट के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव रख सकता है। खास तौर पर JF-17 थंडर फाइटर जेट का एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरह से खा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे JF-17 फाइटर जेट का जो स्पेसिफिकेशन और जो फीचर्स मौजूद है यहाँ पे हुडजेट के पास वही फीचर्स वही स्पेसिफिकेशन मौजूद है। JF-17 के पास ये सर राडार 3700 kg पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा दोस्तों 7 से 8 हार्ड पॉइंट मौजूद है। दूसरी तरफ हुडजेट के पास भी ये सर राडार मौजूद है, 7 से 8 हार्ड पॉइंट मौजूद है और 3000 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है। यहाँ पे हुडजेट डेफिनेटली तुर्की JF-17 थंडर फाइटर जेट से कई गुना बेहतर होगा। हुडजेट मार्केट में आने के बाद JF-17 के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो फाइटर जेट है वो तेजस, इसके अलावा ग्रिपेन और FA-50 के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रख सकता है एक्सपोर्ट मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हुडजेट किस तरह से तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर प्रभाव रख सकता है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हुडजेट के साथ तेजस के एक कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे कौन कौन सी हथियार इंडिजिनियस दोनों कंट्री बनाता है और एक्सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा सक्षम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे तेजस के साथ हुडजेट का कंपेयर करने की बात बिल्कुल अनमैच होगा, क्योंकि तेजस को बनाया गया था एक फाइटर जेट के तौर पर और हुडजेट को बनाया जा रहा है एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर। बाद में इसको डेवलप करके एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जाएगा। फिर भी दोस्तों ये दोनों फाइटर जेट कुछ मामले में एक दूसरे से काफी मैच होता है और कुछ मामले में तेजस हुडजेट से काफी सुपीरियर कायम करता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। दोस्तों आकार में अगर बात की जाए तो ये दोनों फाइटर जेट लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल समान है। फिजिकली अगर कंपेयर किया जाए वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों फिजिकली अगर देखा जाए तो तेजस 5300 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है और इसमें जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन है और ये इंडियन वेरिएंट IN20 इंडियन वेरिएंट है, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम थ्रस्ट होता है 85 किलोन्यूटन का, मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक और इसका रेंज 1850 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग है 53,500 फीट, जी लिमिट +9 से -3.5 का, रेट ऑफ क्लाइम 300 मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरफ हुडजेट की अगर बात की जाए तो ये 3000 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है और दोस्तों इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का 404 इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट होगा 80 किलोन्यूटन तक, मैक्सिमम स्पीड 1.4 मैक, रेंज है 2200 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 45,000 फीट तक। और दोस्तों यह फाइटर जेट +8 से -3G तक बियर पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो हार्ड पॉइंट की संख्या है ये 7 से 8 होगा। दोस्तों दोनों फाइटर जेट में अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर कंपेयर करोगे तो दोनों फाइटर जेट में ये सर राडार को इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे तेजस का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण दोस्तों तेजस के अंदर
मिसाइल वार्निंग सिस्टम और भी कई सारा एक्स्ट्रा पेलोड कैरी करने के वजह से और भी कई सारा इलेक्ट्रॉनिक वाइपर इक्विपमेंट कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एज मौजूद होगा हुडजेट के तुलना में तेजस के पास। और दोस्तों लास्ट में जो कंपैरिजन करेंगे ये दोनों फाइटर जेट का हथियारों के बारे में। दोस्तों भले ही एक फाइटर जेट कितना शक्तिशाली और कितना एडवांस हो जाए, अगर उसके पास अगर सही तरीके से हथियार मौजूद नहीं होता है तो वो फाइटर जेट बिल्कुल ही वैल्यूलेस होगा अपने एनिमी के सामने। दोस्तों वर्तमान समय पे इंडिया अपने तेजस के लिए और आने वाले फ्यूचर फाइटर जेट के लिए कई सारा हथियार डेवलप कर रहा है, जो हथियार बहुत ही शक्तिशाली होने जा रहा है। जिसमें दोस्तों एयर मिसाइल में अस्त्रा मार्क 1 जिसके रेंज होगा 110 किलोमीटर, अस्त्रा आईआर जिसका रेंज होगा 80 किलोमीटर और अस्त्रा मार्क 2 डेवलप किया जा रहा है जिसकी रेंज होगा 160 किलोमीटर तक। इसके अलावा दोस्तों एयर टू ग्राउंड के लिए इंडिया के पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स मौजूद है उसका नाम है ब्राह्मोस मिसाइल। यह मिसाइल एयर टू सरफेस के लिए हर तरह का मिशन कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि एंटी रेडिएशन, एंटी शिप्स। तो एंटी रेडिएशन के लिए स्पेशली रुद्रम 1 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है और यह बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। वर्तमान समय पे हाई प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन को बहुत ही बाखूबी से इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंडियन एयर भी बहुत सारा हाई प्रेसिशन वेपन्स को डेवलप किया है आने वाले फ्यूचर फाइटर जेट के लिए और तेजस के लिए, जैसे कि डीआरडीओ का बनाया हुआ गौरव बम जिसके वजन 900 केजी तक है और जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक, एंटी रनवे बम डीआरडीओ का बनाया हुआ 100 बम जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक और इसकी मैक्सिमम वेट 150 केजी तक। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारा हाई प्रेसिशन वेपन्स को डेवलप किया जा रहा है इंडियन तेजस फाइटर जेट के लिए और आने वाले फ्यूचर फाइटर जेट के लिए। दूसरी तरफ तुर्की का हुडजेट के बारे में अगर कहा जाए तो तुर्की अभी बहुत सारा वेपन्स डेवलप ऑलरेडी कर चुका है, जो ऑलरेडी कॉम्बैट मिशन में इस्तेमाल कर रहा है। एयर टू एयर मिसाइल वोक्दोगन, बोस्दोगन, ओक्दोगन और गोखन नाम का मिसाइल मौजूद है। वोक्दोगन का रेंज दोस्तों 65 किलोमीटर और बोस्दोगन का रेंज दोस्तों 70 किलोमीटर। दोस्तों ओक्दोगन का रेंज होगा 40 से 50 किलोमीटर तक और गोखन मिसाइल का रेंज दोस्तों 55 किलोमीटर तक। तो ये मिसाइल स्पेशली डॉग फाइट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों एयर टू सरफेस के लिए सॉम क्रूज मिसाइल मौजूद है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल आप कह सकते हो। ये मिसाइल को दोस्तों तुर्की और अमेरिका खास तौर पर डेवलप किया था F-35 के लिए। एंटी रेडिएशन के लिए दोस्तों आगबाबा नाम का मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो AGM-88 हार्म मिसाइल को रिप्लेस करेगा। शॉर्ट रेंज कैरिकल क्रूज मिसाइल को भी इस हुडजेट में इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगा। और दोस्तों आप सभी जानते हो वर्तमान समय में तुर्की के पास TRG-230 नाम का एक रॉकेट मौजूद है और इस रॉकेट को दोस्तों तुर्की ने अपग्रेड करके एयर लॉन्च हाई प्रेसिशन म्यूनिशन में तब्दील कर दिया। रेंज दोस्तों 100 से 150 किलोमीटर तक है। इस लिस्ट के आखिर में मैम सीरीज का मैम-T स्मार्ट गाइडेड म्यूनिशन जिसकी मैक्सिमम वेट 90 किलोमीटर तक और मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर तक। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो तुर्की हुडजेट को जिसके लिए बना रहा है उसके लिए तुर्की के पास बहुत सारा वेपन्स अवेलेबल मौजूद है वर्तमान समय पे। मगर दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ बात कहना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, कौन सही है कौन गलत है कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों 2028 तक इंडिया और भी कई सारा खुद का बनाया हुआ इंडिजिनियस हथियार डेवलप कर चुका होगा और उस समय पे इंडिया के पास भी काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। तो यहाँ पे तो आने वाले वक्त बताएगा, मगर प्रेजेंट के हिसाब से हुडजेट के पास एयर टू सरफेस के लिए बहुत सारा वेपन्स इंडिजिनियस वेपन्स मौजूद है।